इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला अभी किसी किनारे नहीं लगा था कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज मशकूक खत मिलने शुरू हो गए। अब तक की तहकीकात में ये सामने आया है कि जजेस को खतूत एक ही जगह से भेजे गए हैं और ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट रावलपिंडी से गए हैं। ये एग्जैक्टली पता चल रहा है और हम बात भी कर रहे थे कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में आज वाजे किया कि मशकूक खतूत की तहकीकात की जाएंगी। ये भी कहा कि इस इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस जिलानी की मुशावरत से बनाए गए कमीशन पर भी बात की जो अब उन्होंने बात की जो अब एक्चुअली खत्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। फिर भी हम आपको सुनाना चाहेंगे उनका क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी कि हमने काबीना की मंजूरी के साथ एक साहिब फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया। आप सब जानते हैं कि परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। इसके अलावा जो कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तहरीक इंसाफ ने कमीशन को मुस्तरद कर दिया था, बल्कि सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई थी। चीफ जस्टिस ने कल दौरान समाअत उसका भी जिक्र किया। He is a gentleman through and through. His entire judicial career speaks for it. मगर उसके बाद जो ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो सोशल मीडिया से मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ये क्या कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं कि हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है, हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को, इस नेशन को, तो ये हमला करना किसी पे बस अभी कोई शरीफ आदमी हो तो जवाब नहीं देंगे। हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत, आप ही संभालो, मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात के बाद जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मामला अभी चल रहा था कि कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे ख़त ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अदलिया में फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। जस्टिस इब्राहिम ने शिकवा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थीं, आपने सिर्फ एक जज तैनात किया, वो भी अपने सूबे से। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ, अपने बारे में उन्होंने ये कहा, और फिर भी मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती क्यों ना की गई। एक तो ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है जिसपे उन्होंने बायस्ड होने के इल्ज़ाम लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट पे और चीफ जस्टिस पे, और लेट्स सी क्या उसका नतीजा निकलता है। एट द सेम टाइम वो इंक्वायरी वाला मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, जिसके बाद एक कमीशन बनाया गया, फिर नहीं एग्जिस्ट करता, और उसके बाद जो फिर खत आए जिनके अंदर वो वाइट पाउडर था जिसके ऊपर एंथ्रैक्स भी लिखा हुआ था, उसकी भी अच्छा जी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, ज़रा हमें हेल्प कीजिए समझने में कि
अब इंक्वायरी करना यूजुअली हुकूमत ही इसका ऑर्डर करती है। इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत ही एक कमीशन बन सकता है, JIT हो या कमी हो। यहाँ पर तहकीकात कौन करेगा, कैसे होंगी अल्टीमेटली? अब ये समात तो शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ने पिछली समात में इंदिया भी दे दिया था कि अगली समात में भी ज़्यादा जजेस हों। इस्लामाबाद में जो अवेलेबल थे अभी उतनों को ही रख लिया गया है, लेकिन हु इज़ गोइंग टू इंक्वायर द मैटर? दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, और इस पे चीफ जस्टिस ने कल रिमार्क्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी करना जो है और ये कोई इन्वेस्टिगेशन करना, इसके फंक्शंस जो है वो अदालतों के पास नहीं है ये फंक्शन, बल्कि ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जिस तरह नैब का इदारा है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो इंक्वायर कर सकता है, पुलिस इंक्वायर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और इसी तरह से FIA जो है उसके पावर है और स्टैट्यूट के तहत दी जाती है। लिहाजा ये जो कमीशन एक्ट के नीचे ये तसद्दुक जिलानी साहब का, वो भी ये इंक्वायर कर सकता था, लेकिन उन्होंने तो रिफ्यूज कर लिया। तो इन हालात में ये जो प्रोसीडिंग हो रही है मैक्सिमम, ये खुद तो इंक्वायरी नहीं कर सकते, किसी से करवाएंगे इंक्वायरी इवेंचुअली, और इनको इख्तियार भी नहीं है कि ये किसी से इंक्वायरी कराएं उस तरह से, बिकॉज जिसने भी इंक्वायरी करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको ये सुपरवाइज नहीं कर सकते, उसको मॉनिटर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्वायरी पे कोई इंक्वायरी नहीं, वो गलत था ना। वो जो इजाजुल हसन को पनामा केस में बनाया था वो बिल्कुल गलत था, और मैंने तभी कह दिया था कि वो गलत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट। ये देखें 3 टीयर्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के। 3 टीयर्स में सबसे पहला टीयर है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरर, दूसरा टीयर है प्रोसिक्यूशन का, तीसरा टीयर है एडजुडिकेशन का। तीनों इंडिपेंडेंट टीयर्स है, एक कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकता। तो लिहाजा इसका क्लियर कट आंसर जो है वो यही है कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अच्छा, तो फिर लेकिन फिर इस बात को आगे आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह बात जाएगी? क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा सारों को उस पर अग्री होना पड़ेगा कि इसकी जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी उस पे हम मानेंगे एंड दैट विल बी द ट्रूथ। तो ये आप कोई सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं कि किसी एक इदारे पे या किसी एक पर्सनैलिटी पे, शख्स पे सारे अग्री करें? देखिए, अभी तक बहुत एथीरियल किस्म की बातें हो रही हैं, हाइपर टेक्निकल किस्म की बातें हो रही हैं। बातें क्यों हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं कि जी अदलिया की आज़ादी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, उस पर there is no cavil, everybody agrees to that कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन जहां अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए वहां एग्जीक्यूटिव की भी आज़ादी होनी चाहिए, वहां लेजिस्लेचर की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये सिर्फ अदलिया की आज़ादी पे हम क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? तो ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इन एनी केस, क्योंकि अदलिया की आज़ादी को खतरा पहुंचा है, जो 6 जजेस ने बात की है कि उनको कोई इस तरह से उनको थ्रेटन किया गया, उनकी फैमिलीज को थ्रेटन किया गया, उनको अंडर प्रेशर लिया जा रहा है विद रिगार्ड टू द केसेस जो उनके पास हैं। तो चले थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को मान लेते हैं कि अदलिया की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। तो अदलिया की आज़ादी जो है वो फ्रॉम विदिन दी अदलिया, यानी अदलिया के जजेस जो है उनका किरदार, कॉन्डक्ट उनको ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि उनको आज़ाद अदलिया को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने कोई दबाव डालने की कोशिश किया तो अदलिया को इंडिपेंडेंट पावर्स है कंडेम्स लगाने की। इसी तरह से अगर जजेस को पर्सनली अगर किसी ने कोई मोलेस्ट करने की कोशिश किया या थ्रेटन करने की या हरासमेंट की कोशिश की है, तो उसके लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, वहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस के आगे आप FIR दर्ज करा सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल है। तीसरा ये है कि अगर सारे जजेस को डराया धमकाया जा रहा है तो मिलके एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स भी जजेस दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये कि सारी स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो जाए इस वक्त, तो मैं नहीं समझता कि एक चीज बड़ी जरूरी है कि एक माजी के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर में कहा था, ये कुछ चंद साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, उन्होंने कहा था कि अदलिया को जो खतरा है अदलिया की आज़ादी को, वो अदलिया के अंदर से है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे पीछे एक चीफ जस्टिस आया था जो अपने आप को बाबा रहम पे कहता था और वो लॉ से हट गया था, इसी तरह अदलिया जब आज़ाद हुई थी, इफ्तिखार चौधरी साहब जब एक आज़ाद चीफ जस्टिस अपनी तरफ से बने थे, तो वो एक मादर की तरह आज़ाद अदलिया बन गई थी, जहाँ पे कि वो
हदूद कयूद जो कानून के जो कानून की हदूद कयूद है वो उन्होंने तोड़ दी थी बिल्कुल, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव पे भी चढ़ दौड़े थे। तो जब आप इंक्रोच अपॉन करते हैं दूसरे और इरफान साहब, जाहिर है बहुत सारे इवेंट्स और बहुत वक्त है जो यहाँ तक मामला पहुँचा है, और ये जो ख़त है ये भी सीरियस है, एलिगेशंस इसमें बड़े सीरियस हैं। अब ये बताइएगा, एक और इस पे हम बड़ी लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, एक और मामला जो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि भाई बायसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है और मैं हाई कोर्ट के जजेस में नंबर 2 पे हूँ और जगह भी है और मुझे नहीं रख रहे। इस तरह की कंप्लेंट अगर हो तो वो कौन सुनता है, उसको किस तरह से आगे एड्रेस किया जाता है? देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो एलिवेशन हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की या चीफ जस्टिस की, उसमें इस तरह के मैटर्स यानी चीफ जस्टिस को इस तरह के ग्रीवेंसेस रेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि वो नहीं अब उनका हक था तो ही शुड सिंपली रिजाइन। ये इस तरह के ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन बनी हुई है, उसका एक प्रोसेस है, वही एक फोरम है, तो लिहाजा ये चीफ जस्टिस को खाली चिट्ठी लिखना काफी नहीं है। आपने तो चिट्ठी अगर लिखनी है तो आप एड्रेस करें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो चीफ जस्टिस अकेले तो अपॉइंट नहीं करते। इन्होंने ये चिट्ठी जो है वो अकेले चीफ जस्टिस को लिखती है, जो कि मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। आपके पास अगर वो चिट्ठी है तो मुझे बताइएगा कि वो किसको लिखती है इन्होंने। आप कह रहे हैं कि रिजाइन करना बेहतर है, इस तरह के ग्रीवेंसेस किसी भी फोरम पे नहीं देने चाहिए चीफ जस्टिस को। ये भी कह दिया जुडिशल कमीशन। हाँ, एक्सेप्ट फॉर जुडिशल कमीशन। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है, ये लेटर मैंने देखा नहीं है तो उन्होंने एड्रेस किसको किया। ये लेटर आपके पास है वो लेटर? जी, हम इसको बिल्कुल निकाल के अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाय द वे एड्रेस किया, वो दिखा भी रहे हैं। उन्होंने एड्रेस किसको किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये एड्रेस किया उन्होंने। हाँ, तो वो गलत है ना, वो गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेनी मेंबर्स of the Judicial Commission, except that he is the chairman. He only regulates the procedure. He single-handedly cannot take a decision in the Judicial Commission of Pakistan. Got it. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब for being with us and explaining कि किस तरह चीज़ें forward ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में।